हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है। ICMR DHR JRF 2026 मेमोरी बेस्ड आंसर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पार्ट 4 है और तरीका है आई फ्लाई का सेफ, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 31। हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय। चलो नाम को पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हाइपरट्रोपिक ज़्यादा मात्रा में, कार्डियोमायो मतलब दिल के मसल्स। हम ज़्यादा मात्रा में दिल के मसल्स बनते हुए देख रहे हैं किसी जगह पर, और जब भी कभी दिल में मसल ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद दिल मजबूत हो जाएगा, ये नहीं है। तो भाई चैम्बर की स्पेस छोटी हो गई, हार्ट के लिए दिक्कत हो जाएगी, वॉल्यूम का पंगा पड़ेगा। तो ये एक बीमारी है, कंडीशन। इस कंडीशन में ज़्यादा मात्रा में बने हुए मसल्स हार्ट की फंक्शनिंग पर असर डालते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली क्यों होता है ऐसा। तो दिमाग में रखो कि ज़्यादा बड़ी मात्रा में मसल बनाने हैं हमें। क्या आयन चैनल का डिफेक्ट ये काम कर सकता है? आंसर है नहीं। क्या सार्कोमेरिक प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये काम हो सकता है? सार्कोमेरिक प्रोटीन होते हैं मसल बनाने वाले प्रोटीन, तो आंसर है हाँ। डिफेक्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वगैरह पे असर डालते हैं। ये भी कार्डियक डिसऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अलग तरह की बीमारियां होती हैं। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। अगर आप ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन करोगे तो मसल बढ़ेंगे या कम होंगे? तो भाई ये सारी बातों को ध्यान में रख के तुम्हें ऑप्शन तो मिल ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर। रही सही बात, मैं ये भी कर दूं कि अगर आयन चैनल डिफेक्ट होते हैं तो ये एक दूसरी तरह की लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कहते हैं, ये भी एक कार्डियक डिसऑर्डर है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम डिफेक्ट हो तो इससे कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, लेकिन उन्हें बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल कार्डियोमायोपैथीज। और ऑटो इम्यून के अंदर मुझे कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है, लेकिन एक इन्फ्लेमेटरी कार्डियोमायोपैथी होती है, ये हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी नहीं होती। तो हाइपरट्रोपिक वाली के अंदर केवल ये प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, सार्कोमेरिक प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स आपके बीटा मायोसिन की हैवी चेन, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी और ट्रोपोनिन टी, इनमें म्यूटेशन होने के बाद ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए इनके साइज बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। इन विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज अ कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल लॉग फेस मेंटेन। तो समझो बात को, होता क्या है। मान लीजिए कि एक कल्चर मीडियम है, इसमें आपने बहुत बढ़िया क्वालिटी का मीडियम फिल कर दिया है, नो बैक्टीरिया एट ऑल, बिल्कुल प्योर स्टीराइल मीडियम है। फिर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में एक माइक्रोब है किसी मीडियम के अंदर, जिसे आप इनोकुलम कह रहे हो। फिर आपने ये माइक्रोब्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जब माइक्रोब यहाँ अंदर पहुँचे तो यहाँ का एनवायरनमेंट तो भाई जन्नत है, बहुत बढ़िया खाने के लिए अवेलेबल है। जहाँ से निकल करके आए हैं वहाँ खाना भी था, गंदगी भी थी, क्योंकि उन्होंने पैदा कर रखी थी। और यहाँ पे बिल्कुल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो थोड़ा झटका लगता है इनको शुरुआत में, जिसे हम बोलते हैं लैग फेस। फिर जैसे इन्हें समझ में आया कि अच्छा यहाँ तो कोई भी माइक्रो स्पेस खूब सारी है, खाने पीने के लिए बढ़िया सामान है, तो तेजी से खा पी कर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लॉग फेस। अब जब ये कंटेनर अगर ये फिक्स्ड है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो कुछ दिनों बाद जब ये माइक्रोब यहाँ बढ़ते जा रहे हैं मात्रा में, तो ये सिची पट्टू भी करेंगे और गंदगी पैदा करेंगे। अब यही गंदगी से फिर बोलें कितनी बदबू कर रखी है, देखा नहीं, जैसे कहीं कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, फिर वहाँ पे आप बस्ती बसा दो एक झुग्गी झोपड़ियों वाली। तो पहले तो ये साफ़ सुथरी थी, लोग आएंगे तो गंदगी भी करेंगे, गंदगी करेंगे तो बदबू पैदा होगी, फिर यही लोग शिकायत करेंगे कितनी गंदगी वाली जगह है। तो जब गंदगी वाली जगह होती है फिर लोग रहना नहीं चाहेंगे, स्टेशन फेस। लेकिन अभी भी लोग तो है ना, गंदगी और बढ़ रही है, बढ़ रही है तो बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां होंगी तो फिर डेथ भी हो जाएगी, डेक्लाइन फेस। ये एक टिपिकल बैच कल्चर की कहानी है। कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि हम लगातार नया मीडियम ऐड करते जा रहे हैं, और जो ऑलरेडी स्पेंट मीडियम है उससे हम बाहर निकालते जा रहे हैं, साथ में माइक्रोब भी निकल रहे हैं। तो सेल भी कम होती जा रही है मीडियम में से, और गंदगी वाला मीडियम भी कम हो रहा है, और नया फ्रेश मीडियम भी आ रहा है। तो लगातार सेल जो है हमारी लोग फेस में मेंटेन हो रही हैं। सेल की मात्रा बढ़ती जाएगी, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो भी सेल है उनके लिए डिवीजन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है। तो ये कंटिन्यूअस कल्चर की कहानी है, जहाँ पे मुझे कंटिन्यूअस लॉग फेस देखने को मिल सकता है। फैट बैच के अंदर जैसे ही हमने ये लॉग फेस आया, स्टेशन तो जाना शुरू हुआ, तो हमने मीडियम ऐड कर दिया, फिर दोबारा से लोग आ गया, स्टेशनरी आया, फिर मीडियम ऐड कर दिया। तो यहाँ लगातार लोग आ तो रहा है, लेकिन टुकड़ों में, बीच में स्टेशनरी भी अवेलेबल है। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में आपके पास एक ट्रे में सॉलिड मीडियम रखा हुआ है, कहीं पर क्या कंडीशन है, कहीं पर क्या कंडीशन, माइक्रोब कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए हर जगह एक समान सिचुएशन है ही नहीं वहाँ पे। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, जो भी बोला था वो यहाँ लिखा हुआ भी है, जिससे आप पढ़ सकते हो बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन।
तो देखिए एक सेल के अंदर माइनस नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है अंदर और बाहर है प्लस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम की मात्रा सेल के अंदर नहीं बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम की मात्रा यहाँ पर अंदर की तरफ ज़्यादा है। इसके अलावा क्लोराइड आयन और जो प्रोटीन वगैरह है उनका नेगेटिव चार्ज, तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ नेगेटिव रहती है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पर इसका जो चार्ज है वो -70 मिली वोल्ट है। कल न्यूरॉन को कुछ स्टिमुलस मिला, तो स्टिमुलस मिलते ही उसके सोडियम चैनल खुल गए। नतीजा सोडियम भाग के अंदर आ गया। अंदर आ गया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई और ये -70 बढ़ करके अब मालूम पड़ा +70 पहुंच गया। इसे बोलते हैं हम लोग डीपोलराइजेशन, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं। अब इस प्लस चार्ज को फील करके अंदर की तरफ जो पोटेशियम के चैनल हैं ये खुल जाते हैं। नतीजा पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाता है, तो फिर दोबारा प्लस चार्ज बाहर आना शुरू हो गया, तो अंदर की तरफ फिर दोबारा से माइनस का चार्ज इकट्ठा हो गया, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि -85 हो गया या -125 हो गया। लेकिन हमें रेस्टिंग पोटेंशियल चाहिए -70 का। तो ये सोडियम पोटेशियम ने तो गेम खेल लिया अपना चैनल्स ने, तो अब ये वापस मेंटेन कैसे करेंगे इसे हम लोग? तो भाई अब सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं। लगातार जो आलतू फालतू डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है वो 3 सोडियम को बाहर 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं और उस कंडीशन को वापस मेंटेन कर लेते हैं जो शुरुआत में थी रेस्टिंग पोटेंशियल की। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने वाले हैं आपके सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम चैनल तो डीपोलराइजेशन करते हैं, कैल्शियम चैनल का यहाँ रोल नहीं है, क्लोराइड चैनल्स का भी यहाँ रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज? ऑप्शन दे रखे हैं सॉइल पीएच का बदलाव, फिनोलॉजी, मिनरल कंपोजिशन चेंजेस, रिवर फ्लो वेरिएशन। तो देखिए सॉइल की पीएच बदल सकती है अगर एसिडिक रेन पड़ जाए तो। फिनोलॉजी क्या है हम बात कर रहे हैं इसकी अभी। मिनरल कंपोजिशन के बदलाव भी हो सकते हैं एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से, और रिवर फ्लो वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है कि कब रिवर का फ्लो घट रहा है बढ़ रहा है। अब रही बात फिनोलॉजी की, तो फिनोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ फिनोमेना। इसमें हम लोग पीरियोडिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिनोमेना देखते हैं सभी प्लांट्स का, एनिमल लाइफ का और उनके टेम्पोरल डिपेंडेंसीज का, यानी कि जिन पर ये डिपेंड करते हैं, मिट्टी, पानी, हवा, टेम्परेचर, धूप, इन सब की इकट्ठी जानकारी इकट्ठी करने को हम लोग फिनोलॉजी बोलते हैं। तो अगर आपको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझना है तो आपको इन सारी बातों को इकट्ठा समझना पड़ता है, तो इसलिए फिनोलॉजी है जो हमें इस बारे में जानकारी देती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पर डे का कंडीशन देखते हैं किसी रीजन के अंदर, कि वहाँ धूप निकली या बादल छाए हुए थे, बारिश पड़ी तो कितनी पड़ी, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया, वहाँ पे हवा की रफ्तार क्या थी, और सूरज कितनी देर निकला, साथ में कौन से प्लांट इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, ये उनका सीज़न था भी या नहीं था, कौन से इंसेक्ट इस टाइम पैदा हो रहे हैं जो इस टाइम होने भी चाहिए था या नहीं। तो ये सारी स्टडी जब इकट्ठी की जाती है तब मालूम पड़ता है कि ओ जो मच्छर आने चाहिए थे जून के अंदर वो तो भाई मार्च में आ गए, तो इसका मतलब ग्लोबल चेंजेस आ गए। क्योंकि जब भी कभी कोई स्पीशीज़ अपने वक्त से पहले आ जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर तो हम पाएंगे कि उसका जो रोल था वो इफेक्ट हो गया। जैसे कि अभी जो नॉर्मल साइकिल होती है, प्लांट फूल तभी खिलाएगा जब उसे पता है कि उसका पोलिनेटर इंसेक्ट भी हवा में मौजूद है। अगर अभी पोलिनेटर इंसेक्ट नींद से जागा नहीं है और प्लांट ने फूल खिला दिया तो फर्टिलाइजेशन कौन करेगा भाई, सारी की सारी क्रॉप चौपट हो जाएंगी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है एनवायरमेंटल चेंजेस को समझने के लिए। तो बेसिकली ए, सी और डी जो हैं ये भी इस सारी कहानी से संबंधित है, लेकिन ये अकेले काफ़ी नहीं है। हमें सब कुछ समझने के लिए, ग्लोबल फिनोमेना समझने के लिए क्लाइमेट चेंज को फिनोलॉजी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी 34 के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट टैनिन्स इन प्लांट? देखिए साहब, प्लांट जो हैं अपनी प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ग्रोथ के लिए। जब इनके पास ये अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है, सर्वाइव कर रहे हैं, तब ये अपनी सेकेंडरी पाथवे शुरू करते हैं और फिर इन्हीं में से कुछ अमीनो एसिड्स वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिनसे इन्हें कुछ खास अलग तरह का फंक्शन मिल जाता है। जैसे कि मिंट्स में जो स्मेल आती है, या फिर जो आपके नींबू की स्मेल है, गुलाब की स्मेल, फूलों की, फलों का रंग, ये सब ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की देन है। पाइन ट्री की जो स्मेल है वो भी। इन्हीं में से एक केमिकल्स हैं टैनिन्स। टैनिन्स काफ़ी सारे रोल निभाते हैं।
इनका एक काम तो है, ये हर्बीवोरी के अगेंस्ट है। असल में टैनिन स्वाद में थोड़े से अकबके होते हैं, मतलब आप खाना नहीं चाहोगे, थोड़े से अजीब सी उनका स्वाद होता है। तो जब भी कभी हर्बीवोर कोई खाएगा उनको, तो खाने के बाद उसे अनकंफर्टेबलनेस होगी और वो इस पेड़ को दोबारा नहीं खाना चाहेगा। जैसे कभी आपने नोटिस किया हो कि हरे आलू को खा के देखो, तो हरे आलू का स्वाद जो है बड़ा अजीब सा है, आप उसे ही खाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर टैनिन्स बन गए हैं। सिमिलरली ये एलिलोपैथिक इफेक्ट भी दिखाता है। बेशक हमने जंगल में पेड़ साथ साथ देखे हैं, लेकिन पेड़ों में और ह्यूमन में एक बात खास है भाई, कॉमन। ये बात क्या है? शेयरिंग इज नॉट केयरिंग टाइप की कहानी। मतलब ये असल में अगल बगल में किसी को देख करके खुश नहीं होते, ये चाहते हैं फील्ड में अकेले पैदा हो, अकेले ग्रो करें तो मज़ा आएगा। अगर आसपास में दूसरे पौधे आते हैं जो उनके न्यूट्रिशन से कम्पीट करेंगे, तो यही टैनिन्स उनके लिए भी नेगेटिव इम्पेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को बेकार कर देते हैं। इसके अलावा जब भी कभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं टैनिन्स, और प्लांट की स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं, उसके स्टेम को मजबूत रखते हैं। तो और ये स्ट्रक्चरल फिजिकल रोल भी निभाते हैं। इसके अलावा टैनिन्स जो हैं ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। तो ये माइक्रोब जब कभी आके प्लांट पर चिपकेंगे तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। तो टैनिन का जो मेन काम है वो पैथोजन से बचाना, हेर्बीवोर से बचाना है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, होते भी थोड़े बहुत हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल थोड़ी बहुत मात्रा में है, इनके बिना भी सेल वॉल होती है। तो ये इसके लिए हम बेस्ट जो रोल मानने वाले हैं वो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ मैंने ये सारी बातें जो बोली हैं वो लिख भी दी हैं, ताकि आप इन्हें आराम से पढ़ सको और पढ़ करके अपनी जानकारी को और मजबूत कर सको। आई फ्लाई के साथ आप दूसरे एग्जाम जैसे गेट, CSIR, नेट, DBT, इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग के साथ क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप करना पड़ता है 9013902984 पर। बात करेंगे, आपको कोर्सेज समझाएंगे, आपके कोडिंग कोर्स चूज़ करेंगे और फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आई फ्लाई के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हैं #iFlyNetGate, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं ICMR के दूसरे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।